एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जिसका कारकुन, जिसका जिम्मेदार हर गली के अंदर आपको मिलेगा। एमक्यूएम पिछले 35 साल से इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी के 15 साल के दौर में एक हॉस्पिटल नया नहीं बनाया गया। ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने कहा उतार, बस हमारे ही झंडे उतारने के लिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है कि हमारे जो एमपी राशिद फुल्की भाई थे उनको 1 रुपए का भी बजट नहीं दिया गया और मेंबर्स इन काउंसिल को 50 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से डेवलपमेंट फंड जारी किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मेरे फ्रेम में जो आपको शख्सियत नज़र आ रही है इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है। जनाब एडवोकेट मोहम्मद राशिद खान साहब PS 64 से एमक्यूएम पाकिस्तान ने इनको नामज़द किया है। मैं यहाँ इनके पास पहुँचा हूँ इनका मंशूर जानने के लिए कि 64 की आवाम से क्या वादा करने वाले हैं जो वफ़ा करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर अगर ये चीज़ जाते हैं यहाँ से। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा अपना सियासी सफ़र बताइए, एमक्यूएम पाकिस्तान में किन जिम्मेदारियों पर रहे और उसके बाद फिर हम 64 की बात करें। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद राशिद खान है। मैं एमक्यूएम के अंदर 86 से एमक्यूएम का कारकुन रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं एमक्यूएम की मुख्तलिफ तनज़ीमी जिम्मेदारियों पर भी रहा हूँ। सेक्टर कैंट के अंदर मैं सेक्टर मेंबर भी रहा, जॉइंट सेक्टर इंचार्ज भी रहा और आज तंजीम के अंदर मैं जॉइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की पोजीशन पे भी हूँ। इसके साथ मेरा पॉलिटिकल जो है, मुझे पार्टी ने 2005 से लेकर 2009 तक यूसी नॉर्थ सिटी का नाज़िम बनाया था और सिटी के नाज़िम के साथ साथ फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ज़िला हुकूमत थी उसमें मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन था और डिस्ट्रिक्ट की में बहुत मुख्तलिफ कमेटियाँ थी उनको मैं हेड करता था। ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का भी मैं चेयरमैन था। उसके साथ साथ में वाटर एंड बिलिंग साइड के ऊपर भी एक हमने कमेटी बनाई थी जो वाटर सप्लाई के बिल जो होता है उसकी रिकवरी के ऊपर एक कमेटी, उसका भी मैं चेयरमैन था। तो गवर्नर नवीद भाई के साथ मिलकर हैदराबाद की तामीर और तरक्की के अंदर बेताशा काम किया, दिन और रात काम किया और हैदराबाद का आज जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, वाटर एंड सप्लाई हो, फेवरेज का निज़ाम हो, रोड्स हो, फ्लाई ओवर्स हो, उसके अंदर ज़िला हुकूमत हैदराबाद ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया और हैदराबाद में जितने भी आपको हॉस्पिटल्स हो, स्कूल से हो, इन सारी साइड के ऊपर हमने बड़ा काम। अगर मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करता हूँ एडवोकेट साहब तो कमोवेश 240-230 के करीब जो है वो फार्म जमा हुए थे, हमदर्द भी थे, उसमें ज़िम्मेदार भी थे। तो ये आपके लिए एक तो खुशनसीबी की बात है कि पार्टी ने आपको नामज़द किया, इन 9 सीटों में से 1 सीट पर आपको रहा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद में और भी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, आपके हलके में और भी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, TLP है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, इनमें आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, कॉम्पीट कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं ज़ाती हैसियत में वो अपनी एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मेरी पार्टी की बड़ी मेहरबानी है कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की कि उन्होंने मुझ पर, मेरे राब्ता कमेटी ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस पोजीशन के लिए नामज़द किया। एमक्यूएम, आपको पता है कि एमक्यूएम के अंदर कोई ओहदेदार नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी के तौर पे मेरे को याद लेकर आया है। PS 64 में सूबाई असम्बली के हवाले से मेरे मुकाबले में यकीनन और बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो आप देख लें पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का हिस्सा रही है और जो मेरे कंपटीटर है जो साथ मेरे साथ इलेक्शन लड़े मेरे खिलाफ, वो लास्ट 5 ईयर से सिंध काउंसिल के मेंबर थे और सिंध काउंसिल के मेंबर होने का मतलब ये है कि हमारे जो MP राशिद फुल्की भाई थे उनको 1 रुपए का भी बजट नहीं दिया गया और मेंबर सिंध काउंसिल को 50 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से डेवलपमेंट फंड जारी किए गए। जो DC हैदराबाद 4.5 साल गफ्फार सुमरो साहब को इन्होंने यहाँ DC रखा, उसके साथ मिल के अब वो कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कोई शहर का एक पॉइंट बता दें कि हमने ये 1-2 हज़ार फीट की वाटर सप्लाई की लाइन डाली है, हमने ये कोई 3,000 स्क्वायर रनिंग फीट की
कोई सेवरेज का सिस्टम नया डेवलप किया है, हमने कोई हैदराबाद शहर के अंदर 1 MGD वाटर सप्लाई का कोई स्कीम दी हो, हमने कोई नया HSR और LSR वाटर सप्लाई के शहरियों के लिए दिया हो, नथिंग, कुछ भी काम नहीं किया। और पूरे के पूरे पैसे, उसके साथ साथ एक और जुल्म होता रहा। हमारी बल्दिया ख़त्म हुई तो तकरीबन 1 से 1.5 साल का जो पीरियड था बीच का, उसमें यूपी का सेक्रेटरी को 5 लाख रुपए आ रहे। भाई ये पैसे हमारे हैं। सेक्रेटरी के साथ मिल के सिंध काउंसिल के मेंबर को माहाना पर यूसी, इनके पास 25 यूसियाँ थी, 2 लाख रुपए महीने के साथ से अलग वो पैसे मिलते थे। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। जब भी कोई तहकीकात होगी तो सेक्रेटरी सारे खुल के बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, इलेक्शन की गेमा गेमी है और सभी पार्टी अपने मंशूर के साथ जो है वो मैदान में है और सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी कैंपेन भी कर रही हैं। तो मैं अभी कैंपेन के हवाले से PS 64 की बात करता हूं, तो क्या किसी किस्म की आपको यहाँ पर जो है वो परेशानी का सामना है या बआसानी आपकी कैंपेन चल रही है? क्योंकि बहुत सारी जमातों का ये कहना है कि सिवाय NTM पाकिस्तान के किसी को भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं से बैनर उतारे जा रहे हैं, कहीं से झंडे उतारे जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहें? इस सवाल पे मैं भी आता हूँ आपकी बात। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हम निज़ामत के दौर में थे, हमने तमाम हैदराबाद के प्राइमरी स्कूल से ज़्यादातर उनको मिडिल स्कूल और कुछ मिडिल स्कूल को हमने हाई स्कूल और कुछ हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल के दर्जे पे ले लिए। जो हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल थे उनमें मशीनरी, फरीदाबाद हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की, भिटाई हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की, आली रोड हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की। पीपल्स पार्टी के 15 साल के दौर में एक हॉस्पिटल नया नहीं बनाया गया, एक नई तिब्बी सहूलियात लोगों को नहीं दी गई। आज इस महंगाई के दौर में सिविल अस्पताल में कोई फ्री में मेडिसिन नहीं मिलती। ये मेरे इलाके के इसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है। जितनी बिल्डिंग सलाउद्दीन भाई ने और जितनी बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाई थी, उससे एक ज़रा बराबर भी मजीद कोई काम नहीं किया गया। उसकी ऐसे नहीं, मजीद उसको अपग्रेडेशन करनी थी, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी थी, वो कोई काम नहीं किया गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि MTM पिछले 35 साल से इलेक्शन लड़ रही है। आपने मंशूर की बात की, MTM का मंशूर रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म का है। MTM काम पे बिलीव करने वाली जमात हो, वो इसलिए कि सिंध के शहरी इलाके के रहने वालों को सबको इस बात का इदराक है कि MTM ही वाहिद सिंध के शहरी के रहने वाले इलाकों की मुत्तफ़िका जमात है। और ये जमात जब इसे काम का मौका मिला है, इसके नुमाइंदों ने, जमात के नुमाइंदों ने भरपूर अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होकर शहरों की डेवलपमेंट में भी काम किया। ना सिर्फ हमने शहरों के लिए काम किया बल्कि हमने देहातों के लिए भी काम किया। आज सिंध के कोई एक गांव, कोई एक यूसी, आप मुझे मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते, कराची से लेकर कश्मीर तक। कि ये हमारा एक ये पॉइंट था आपके सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा आपके सवाल का, हमारे साथ तो ये आलम है कि जो हमने बाइकाट किया, और वो बाइकाट भी सिर्फ इस वजह से किया कि हल्का बंदियों में गैर कानूनी हल्का बंदियाँ, हमारा केस कोर्ट के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह वो डिसीजन आएगा, ये इलेक्शन कैंसिल होंगे अल्लाह ने चाहा। पूरा का पूरा सिस्टम तो पीपल्स पार्टी का है, पूरी ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी के फंड की हुई है। पूरी इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है, निगरां हुकूमत है, वो पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी के ही लोग कारकुन जो है वो उसके वजीर हैं, मुशीर हैं, वजीर आला भी उन्हीं का इतराज़ है। हमने हिमायत की थी लेकिन वो तो बिल्कुल अभी जियाले के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी मेयर की बात कर रहे हैं, निगरां हुकूमत चाहिए। अभी ये इस वक्त हमारे सारे झंडे, हमने हैदर चौक के ऊपर झंडे लगाओ, उससे पहले पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए थे, सब कुछ थे, वो उतार दिए। अभी आप जाएंगे हैदर चौक से अप स्ट्रीम अप साइड, तो आपको सिवाय जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के झंडों के कोई झंडे नहीं मिलेंगे। शहर में हैदराबाद में सारी जगह आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। और इन्होंने बाकायदा, क्योंकि वो टाउन चेयरमैन इनका अपना है, ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने कहा उतार, बस हमारे ही झंडे उतारने के लिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। मैंने
मॉनिटरिंग इंचार्ज जो है कुरैशी साहब, उनको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप कौन सी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमें काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, हमारी पब्लिसिटी के बैनर झंडे सब चीज़ें उतारी जा रही हैं, हम लगा कर आते वो उतार कर ले जाते हैं कि ये रोड क्रॉस। अब प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस किया, वो कहते हैं जी ये प्राइवेट बिल्डिंग भी रोड क्रॉसिंग है इसलिए आप नहीं कर सकते, और आप चले जाएं स्टेशन रोड के ऊपर, आप चले जाएं फुलदारी रोड के ऊपर, आप चले जाएं रिसाला रोड के ऊपर, आपको पीपल्स पार्टी के झंडे बहुत मिले। क्यों कि मेरे मुकाबले में और एनए के अंदर जो हमारे लोग खड़े हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी तो सरमाएदारों की, जागीरदारों की जमात है। जो तो कल उनका उम्मीदवार है कौमी असम्बली का, वो इलेक्शन में 50 करोड़ रुपए भी खर्च कर दे तो वो काशिफ भाई ऐसे जैसे आपने 100 रुपए खर्च किए। वसीम राजपूत की बात करेंगे आप, ठीक है ना, तो उसके पास तो पैसे की जो है वो कमी नहीं है, बेताशा पैसे का कि उसमें जो है ना वो भरे हुए हैं, और जिस तरीके से पैसे कमाए वो भी सबको पता। खैर मेरे को इस बिजनेस से कारोबार से कुछ लेना देना नहीं। जो हम आप देखे पीपल्स पार्टी का जो जागीरदाराना सोच देके मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने सरदार रईस आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कमदार को लाके हैदराबाद में मेरे मुकाबले में खड़ा किया है। हैदराबाद के शहरी हैं भाई, ये उर्दू बोलने वाले, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें पता है कमदार क्या होता है। ये कोई तुम्हारा रिकवरी इंस्पेक्टर हैदराबाद शहर के लिए नहीं बन जाएगा, इसको हम नहीं काम करने देंगे ऐसे। आपने जिसकी मैयतें हैदराबाद शहर में नहीं है, जिसके शहरियों को ये नहीं पता कि ये रहता कहाँ है, शाहपुर चाकर का रहने वाला कहाँ रह रहा है, हैदराबाद में भी नहीं रह रहा, अभी भी वो कोठरी में अपनी बहन के घर पे रहता है, उसका हैदराबाद से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। आप मतलब सोचे तो सही, शहर के साथ और हमारे लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि जो मेरे मुकाबले में उम्मीदवार भी लेकर आए वो भी आप इस जिले का नहीं लेकर आए। लेकिन एडवोकेट साहब, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो अगर हम शहर की सीट की बात करें 220, 65 और 64 की बात करें तो वहाँ से उन्होंने जो है उर्दू ज़बान बोलने वाले आदमी को टिकट दिया है। वसीम राजपूत की अगर हम बात करते हैं तो वो उर्दू बोलने वाले हैं, अगर हम हाजी फरीद की बात करते हैं तो वो उर्दू बोलने वाले हैं। तो क्या ये तो उन्होंने बेहतर काम किया है? भाई आप उर्दू बोलने वाले तो GSN की तरक्की पसंद भी हैं। अब तक बदीन के अंदर भी उर्दू बोलने वाले हैं, वो GSN के तरक्की पसंद खादर मक्सी साहब की जमात के जुम्मेदार में। इसका क्या मकसद है? आप ऐसे आदमी को जिसका हैदराबाद से कोई वास्ता नहीं, जो 20 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर अपनी कैंपेन चला रहा हो, जिसके साथ 10-10, 20-20 लैंड क्रूजर चल रही हो, जो ये समझ रहा है कि ये हमारे हैदराबाद शहर की आवाम जो है वो उसका कारखाना है। ये कारखाने के मुलाजिम नहीं है भाई, ये कोई ट्रांसफार्मर की कंपनी के मुलाजिम नहीं है, ये शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। ये समझते हैं, ये जानते हैं कि कौन सा आदमी आपने पैराशूट से लाकर किसी आदमी को इलेक्शन का टिकट दे दिया, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, कोई किसी को जानता नहीं और वो किसी को नहीं जानता। जुल्म सितम तो ये है कि आपका नुमाइंदा इस बात को नहीं जानता कि ये, उसे ये नहीं पता कि रेशम बाजार से मुतालिक जो 15 गलियां जा रही हैं उन गलियों के नाम क्या हैं। उसे ये नहीं पता होगा कि साटीपाड़ा किधर है, उसे ये नहीं पता होगा कि सराफा बाजार पे बालूशाही महल्ला किधर है। मेरे भाई, हैदराबाद की नुमाइंदगी, हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले और हमारी जमात MKM पाकिस्तान, आप मुझे बताएं, सर्वे कर रहे हैं पूरे हैदराबाद में और कराची के अंदर, MKM वो वाहिद जमात है जिसका कारकुन, जिसका जिम्मेदार हर गली के अंदर आपको मिलेगा, और आप हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे आवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। ठीक हो गया एडवोकेट साहब, ये तो सारी कॉम्पिटिटर की बात हो गई, कंपटीशन की बात हो गई। अगर अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आपको जीत मिल जाती है PS 64 से, क्या प्रोजेक्ट होंगे उसमें? कुछ सीधा चीज़ें जो मैं बयान कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम से पहले भी कई मैंने प्रोग्राम किए तो ये सवालात हम तक पहुँचते हैं।
जैसे हमारा जो है वो किला ग्राउंड है, उसमें कुछ काम हुआ, उसके बाद से वो रुका हुआ है। उसके बाद हसरत वानी लाइब्रेरी का जो मसला है वो अभी तक हल ना हुआ, क्योंकि एक तो वो लाइब्रेरी, दूसरा उसका पार्क। पहले किसी दौर में जो है वो आवाम के लिए खोला जाता था, अब उसके ऊपर भी सियासत ही चल रही है, हर कोई जाके वहाँ वीडियो बनाता है, लेकिन खुल नहीं रहा हो। तो उस बारे में भी फरमाइए। और दूसरा कि क्या प्रोजेक्ट होगा 64 के लिए जो आप लेकर आएंगे जीतने के बाद? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो ये कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक वाहिद किला ग्राउंड है जो खेलों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किला ग्राउंड की जो बेसिक वहाँ पे जो मसाइल है, वो मसला ये है कि उसके नीचे से जा रही है वाटर सप्लाई की 52 इंच की लाइन, जो शायद किसी को ये टेक्निकल बात नहीं पता हो। उसकी लीकेज होती है, उसकी वजह से सीपेज इतना बढ़ जाता है कि किला ग्राउंड के अंदर आप जब भी काम करेंगे तो वो ग्राफ वहाँ पे नहीं लगता। तो उसके ऊपर मैं HDA के साथ मिल के उसकी कोई डायनामिक चेंज करने की कोशिश करेंगे। और एक हमारे सलाउद्दीन भाई ने यहाँ पे ये पीछे मेरे इलाके के जो रमेरान पार्क वो था, एक बिल्डिंग जगह थी बल्दिया की, यहाँ LSR और HSR वाटर सप्लाई की एक स्कीम बनाई है। ये लोगों इंशाल्लाह तामीर हो जाती है तो फिर प्ले ग्राउंड को पानी जो फीड करती है टैंकी को, उसका रूट चेंज हो जाएगा। तो ये काम है, ये करेंगे हम इंशाल्लाह। दूसरा, हसरत वानी लाइब्रेरी की आपने बात, ये भी कारनामा हमारी ज़िले हुकूमत का था। जब हम गवर्नर भाई ज़िला नादिर थे, हमने बिल्डिंग को, ये बहुत बोसीदा हालत में थी, इसकी रेनोवेशन की और यहाँ पे हमने अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम। और वो जो हमने यहाँ पे 15,000 कुतुब ला के रखी थी, उसमें से एक कुतुब का नया इजाफा नहीं किया। जुल्म क्या हुआ हमारे बाद कि महकमा आसार खदीमा वाले आ गए और उन्होंने उस लाइब्रेरी को अपने DC साहब ने उनको हैंड ओवर कर दी। अच्छा, जब आपने हैंड ओवर कर दी भाई, उधर के मुलाजिम आपने पहले तो निकाल दिए, जो उस लाइब्रेरी को मेंटेन कर रहे थे, उनको तनख्वाहें नहीं दी, उन बेचारों को निकाल दिया। अब वो लाइब्रेरी मदद 15 साल पहले की जो कुतुब होती हैं, वहाँ पे हमने मेडिकल, इंजीनियर, CSS स्कीम के लिए बच्चों के लिए सेक्शन बनाए थे। भाई ये इसकी हर 5 साल बाद, 10 साल बाद इनकी रिप्लेसमेंट होती है, अपग्रेड होती है। वो अपग्रेडेशन वाली बुक ला के रखो, वो एक बुक महकमे ने ला के नहीं रखी। और लाइब्रेरी ऐसी, जो पार्क था, हमने ही वो पार्क डेवलप किया। और उस पार्क में ये था कि भाई इलाके के जो लोग वो यहाँ आके शादी ब्याह ना करें, लेकिन वो यहाँ आके अपना टाइम एक्सपेंड करें, ताकि जब इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी लोगों के अंदर जो है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हो गए टेंशन की वजह से, तो लोग रिलैक्स करेंगे। लेकिन अभी वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल उसे बंद किया है। मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद इसके ऊपर काम। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा ना, वो ये होगा कि मैं अपने इलाके के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म से काम करूँगा। जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्कूल्स हैं, मैं उन स्कूलों को खुद मॉनिटर भी करूँगा, टीचरों से भी बात करूँगा, वहाँ के इलाके के लोगों के पास भी जाऊँगा कि अपने बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजें। और सरकारी स्कूल को कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और हिम्मत दी, जो आइडिया दिल्ली के वज़ीर आला का है, मैं उस का जो आइडिया है उस पर काम करने की कोशिश करूँ, उस माइंडसेट से काम करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए जो आपके मुखालिफ होते हैं वो कभी भी आपके अच्छे काम को या अच्छे इक़दाम को कभी भी वो नोटिस नहीं करते, उसमें भी एक तनकीद का पहलू निकाल देते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं कि MKM पाकिस्तान ने शहर हैदराबाद को एक यूनिवर्सिटी अभी तक वो दे नहीं पाए, ये एक आम फहम सवाल है और ये मैंने कई बार कई लोगों से किया है। तो मैं आपके आगे भी ये सवाल रखता हूँ, तो मुझे जो जवाब मिलता है वो ये होता है कि हमने जो है वो एक काली मोरी कॉलेज को 100 साला यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दिया है। ठीक है, अच्छा इक़दाम है, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपका क्या कहना है कि कहाँ तक हम पहुँच पाएँ? देखिए, हैदराबाद के साथ बल्कि हैदराबाद के साथ अनूर सिंध के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, हमारे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हैगा यूनिवर्सिटी के हवाले से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो 150 एकड़ ज़मीन के ऊपर बननी चाहिए, 200 एकड़ ज़मीन पे बननी चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है तो मुश्किल से 20 एकड़ के ऊपर है, जो पूरी दुनिया के अंदर 1700 में कायम हुई और वो
पूरी दुनिया के अंदर लोगों को तालीम से मुस्तफ़ीद किया, लोग वहाँ पे इल्म हासिल कराए। भाई ये सिंध गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का वीसी हो गया वजीर आला, वो सारे के सारे अख्तियारात चले गए उनके। बड़ा जो जुल्म है ना, वो जुल्म ये है कि ये एक माइंड सेट हो जो ये कभी नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे। वाकई में आप देख लें, दौरा तालीमी मियार रहेगा। अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, आप बीकन हाउस या सिटी के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते भाई। 20,000 25,000 रुपये की फीसें आप नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने सरकारी स्कूल 80s के दौर के अंदर सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। 70s के दौर में सारे CSP अफसर सरकारी स्कूल के होते थे। लेकिन एक अजीब एक साइकिल चलाई गई, गरीब को गरीब से तर रखा गया, के साथ साथ उसको एजुकेशन से दूर कर दिया गया। तो मेरी तो कोशिश ये है कि MK में काम भी किया, एक टेक्निकल फेडरल यूनिवर्सिटी लेकर आई है और उस पर काम भी चल रहा, और इंशाल्लाह उसका जो हो तालीमी साल सेशन आने वाले 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। तो वो साबिर भाई ने उसके ऊपर बड़ा काम किया। लेकिन क्योंकि मैं अगर देखूँ अपनी कॉन्स्टिटेंसी में, तो मेरी कॉन्स्टिटेंसी के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो बहुत लिमिटेड है, और यहाँ पे स्कूल भी है, ओल्ड स्कूल है। एक ज़माने में अल फारूक स्कूल, नोफुल स्कूल, जामिया अरबिया स्कूल, नूर मोहम्मद स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, मॉडल स्कूल, इनके बड़े नाम थे जी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग जो ना अपने इदारे से निकाले, और टीचर होते थे, बहुत आला किस्म थे, हमारे ज़माने के उस्ताद होते थे। तो पहला तो काम होगा कि एजुकेशन के ऊपर हम काम करें और बेसिक एजुकेशन की तरफ जाएं। उसमें हम सिंध गवर्नमेंट से कोशिश करूँगा मोनो और पॉलिटेक्निकल कॉलेज की तरफ जाओ। ये देखिए ना, फैकल्टीज़, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहूँ कि मैं बना दूंगा, ये मुमकिन नहीं है। ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बने। लेकिन मोनो और पॉलिटेक्निकल कॉलेज का कोशिश करूँगा कि वो सिंध गवर्नमेंट से, और इंशाल्लाह अगर हुकूमत जो है वो MK को जो मिली, तो आप देखेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर इलाके के अंदर आपको ड्रामेटिक तब्दीली नजर आए। ठीक है एडवोकेट साहब, मतलब मेरा मतलब सवाल का यही था कि आने वाले इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो PS 64 के अंदर ये जो महरूमियाँ हैं, छोटी कहें या बड़ी इन्हें कहें, तो इनसे हम जो है छुटकारा पा सकें इंशाल्लाह। क्योंकि ये मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ओल्ड सिटी के ऊपर बेस करती है ना। और अच्छा, ओल्ड सिटी के अपने इंटरनेशनल अपने एक मसाइल हैं, कंजेशन होती है, ट्रैफिक के हजूम होता है, पूरे ज़िले के नहीं बल्कि पूरे प्रोविंस के बेताशा लोग हैदराबाद जब भी कोई आता है सिंध में से, अंदर सिंध से, तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि वो रेशम बाज़ार विज़िट करे, वो शाही बाज़ार विज़िट करे। भले उन्हें वहाँ पे कोई परचेजिंग करनी हो या नहीं करनी हो, लेकिन वो आके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और वो तो उनके लिए कोई ट्रैफिक का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो SP साहब है, उनके साथ RT साहब है, इनके साथ बैठने को ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बनाएंगे। मैं ट्रैफिक के रूल्स को जानता हूँ, मैं ट्रैफिक कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। जब मैं ट्रैफिक कमेटी का चेयरमैन था तो हैदराबाद के दोनों रिसाला रोड और स्टेशन रोड, ये दोनों पे तरक्याती काम चल रहे थे, और हमने बहुत आसान तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया। और कोई कोशिश करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट से, बल्दिया से, कि कोई पार्किंग प्लाजा तामीर किए जाए, वो नहीं है। या तो कोई प्राइवेट पार्टनरशिप पे किसी से बात की जाएगी कि भाई ये पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। क्योंकि लोग अंदर सिंध से आते हैं ना, बड़ी तादाद में आते हैं, परेशानी है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मंसूबा चल रहा है। मैं आपको और शहरियों को आगाह करूँ, खतरे से भी आगाह करूँ आज, कि एक बड़ा मंसूबा ये चल रहा है कि ट्रैफिक का स्टेशन रोड के ऊपर एक बड़ा जो है वो मोब बनवाया जाए, ताकि यहाँ पे लोग आना बंद कर दें और इधर की जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाए, जब लोग कहीं और जाएंगे, बाइफरकेट होके कहीं और शिफ्ट करें। तो ये बोल नहीं रहे मुँह से, हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि कारोबार यहाँ से ऑटोमेटिक किसी और जगह चला जाएगा। जब भाई लोग नहीं आएंगे, उनको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पैदल चलने वाले के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाके, वो तो फिर वही चाहेगा कि किसी ऐसी जगह जाए कौन जगह पर कारोबार किया जाए।
ठीक हो गया। अच्छा एडवोकेट साहब, PS 64 की आवाम आपको सुन रही है, 8 फरवरी के हवाले से आपके मैसेज उन्हें देना चाहते? मैं PS 64 के रहने वाले अपने तमाम बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटियों, बच्चों सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि 8 फरवरी को घर से निकलें, पतंग के निशान पे मोहर लगाएं। पतंग ही वो निशान है जो आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर आपकी महरूमियों को ख़त्म करेगा, आपकी अमन व अमान को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। पतंग ही के निशान से हम अपनी बेहतर तालीमी और तिब्बी सहूलियात हासिल करेंगे। 8 फरवरी को आप पतंग को मोर करें। मोहम्मद राशिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट मोहम्मद राशिद खान साहब, और मेरा मकसद था कि इनका जो मंशूर है PS 64 के लिए या MKM पाकिस्तान का जो मंशूर है वो आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनके ये सारे वादे समझ आए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इनके वादे भूलेंगे नहीं। जब ये जीत अपनी यकीनी बना लेंगे और उसके बाद 6 महीने साल बाद जब ये आपके हल्के में आपसे नज़र आएंगे तो आप इनसे ये सारे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिए अब तक क्या किया है और आगे इन पर अमल पेरा रहेंगे या नहीं। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए जैम्स टीवी।